So hello and welcome once again our class that is Isra with classes। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस विद आशीष में अपना कंटिन्यू लेक्चर सॉलिड सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। मोल फ्रैक्शन हम लोग ने स्टडी कर लिया। मोल फ्रैक्शन के अंदर में क्या क्या बातें होती है, यहाँ पर पूरी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर में ही आपका प्रॉब्लम डिटेक्ट किया जाएगा, राइट। अब इसके आगे जो चीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं पढ़ाया नहीं जाता, और जहाँ पर भी पढ़ाया जाता है वहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट मिलता है। और मैं चाहूँगा जो बच्चे जेई के लिए, जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो इस टॉपिक को बिल्कुल ऐसा पढ़ ले, और मैं वैसा ही पढ़ाऊँगा जैसा पढ़ना चाहिए। बाकी पढ़ाई करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो एक ही बार पढ़ाऊँगा, बाद में फिर वीडियो में बार बार देख लेना, है ना। एक ही बार ही पढ़ाना पड़ेगा ना इसको। हाँ, इसमें अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो एनी टाइम, ऑनलाइन वाले, यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में, और बाकी क्लास में। तो जो टॉपिक आज हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, नेक्स्ट वाला मेरा फेवरेट है। और मैं बता दूं, व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 11th और 12th हमको ये टॉपिक नहीं समझा था। हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, शायद हमारा दिमाग उस तरीके चला नहीं होगा, या समझाया था कि नहीं समझाया था वो भी याद नहीं आ रहा है। नंबर क्या है बेटा अभी? 4th नंबर के ऊपर जाना नहीं है, हम टॉपिक को प्रॉपर, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम लोग यहाँ पे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो सारे काम के टॉपिक है हम लोग उसको कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो 4th हमारे पास में क्या है रे? सवास, नॉर्मैलिटी। मोलालिटी स्मॉल एम, मोलारिटी कैपिटल एम, और यहाँ पे नॉर्मैलिटी कैपिटल एम, राइट। और इसको नॉर्मली स्टडी करना है। दिखता भी बहुत छोटू सा है, बहुत क्यूट सा है, और समझने को भी बहुत आसान है, बट इट विल टेक अ कंप्लीट लेक्चर लाइक दिस। लाइक वी स्टडीड मोल फ्रैक्शन, लाइक वी स्टडीड मोलालिटी, लाइक वी स्टडीड मोलारिटी, है ना, बिल्कुल सिंपल। मैं यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखने से पहले, या फिर मैं बोलूँगा चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, क्योंकि हम लोग को स्टेप वाइज ही आगे बढ़ना है ना। तो एक बोर्ड पे तो कंप्लीट होगा नहीं है, आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। हम लोग अभी आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी होता है, इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स present in 1 liter of solution। बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली है, इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। क्या हुआ? बाउंसर गया। फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मैलिटी के हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n, राइट। ऊपर में आएगा हमारे पास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सल्यूट, वो तो लिखा ही नहीं, किसका भैया? सोल्यूट के सॉल्वेंट का, ऑफ सल्यूट। वैसे तो मैंने आपको इसके पहले बता ही दिया था कि ऊपर में ठेका जो लिया हुआ है वो सल्यूट ने लिया है ना। सर के ऊपर छोटे बच्चे चढ़ते हैं, बताया था मैंने, और ऊपर में आपको सल्यूट ही मिलेगा। नीचे में क्या बोला? 1 liter ऑफ सोल्यूशन। ना सिर्फ 1 liter ऑफ सोल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ही है ये, और कुछ है क्या? ये आपका वॉल्यूम ही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चल देखते हैं आगे में क्या क्या होने वाला है इसका। इतना अगर आपका हो जाता, समझ जाता, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ठीक है सर, ये वॉल्यूम है, हमको मालूम है, बट व्हाट इज इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सल्यूट, ये तो हमको पता ही नहीं है। इस बारे में तो कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। इस बारे में जानकारी दे देते तो हम लोग आगे बढ़ जाते, क्योंकि ये तो वॉल्यूम हमारे पास में ऑलरेडी गिवन रहेगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे V, है ना। तो हमको बताइए कि इक्विवेलेंट मोल्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट मोल्स क्या होते हैं? तो हम लोग पहले इक्विवेलेंट मोल्स देख लेते क्या होते हैं। इक्विवेलेंट मोल्स
भैया इक्विवेलेंट मोल्स निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा गिवन मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। आपके पास क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा, आपके पास क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास भी गिवन रहेगा, ठीक है। बट फिर से ट्विस्ट आ गया है कि इक्विवेलेंट मास क्या है ना। अब सवाल क्या आ गया हमारे पास में, इक्विवेलेंट मास क्या है। तो भैया इक्विवेलेंट मास, ये बेटा इंक बहुत ज्यादा होगी इसके अंदर में। अब इक्विवेलेंट मास के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास, सी एग्जाम में ऐसा EQ लिखना अलाउड नहीं है, राइट। मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेंगी। ये होता है हमारे पास में मोलर मास। मोलर मास तो पता चल जाएगा ना, वो तो निकाल लोगे मोलर मास, है ना। प्लस ही तो करना है एटॉमिक मास, है कि नहीं। अपॉन n फैक्टर, अपॉन व्हाट, n फैक्टर। आता n फैक्टर का, है कि नहीं। धीरे धीरे एक एक कॉम्प्लिकेशन आते आ रहा है। मैंने बताया था नॉर्मेलिटी को फॉर्मेलिटी के हिसाब से करने का, उसको लाइटली लेने का है, लेकिन समझना इसको हार्डली मुश्किल नहीं है, ये आसानी समझ में आता है। बस आपको फॉर्मूला एक ही बनेगा, आपको इतने फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूला फाइनली एक ही बनेगा। बट हमको क्या करना है, पहले इसके ओर रखनी है, इसके ओर रखने के बाद ये आ जाएगा, इसके ओर यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसके ओर यहाँ पे रखेंगे तो ये नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाएगा। तो फाइनल एक ही फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं ना, n फैक्टर क्या होता है उसको जान लेते हैं। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं इसको ऐसा रखने वाला हूँ क्योंकि फाइनल यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो एक पार्टीशन यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और अब चलते हैं n फैक्टर के ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ये चीज़ निकल गई, ये वाला होता है, फिर ये चीज़ निकल गई तो ये वाला होता है, फिर ये चीज़ निकल गई तो ये वाला तुम्हारे पास में होता ही है, और ये तुमको फाइंड करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। n फैक्टर क्या है, FACTOR। एज वी आर डीलिंग विद द केमिस्ट्री, सो जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो एक प्रकार का केमिकल रहेगा ही रहेगा, है ना। केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बट वहाँ पे कोई ना कोई तो केमिकल रहेगा, है ना। अब केमिकल के अंदर में होने वाला है फिजिकल चेंज। क्या होने वाला है, फिजिकल चेंज, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन कौन है, देखो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। बैग और स्टूडेंट एक साथ अंदर नहीं आ सकते, तो अलग अलग लाना पड़ता है। गुड, थोड़ा दरवाज़ा लगा दे। ठीक सॉरी। n फैक्टर, आपके पास एसिड्स है, आपके पास बेसिस होते हैं, आपके पास न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, आपके पास एटम्स होते हैं, आपके पास आयंस होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें होती है ना केमिस्ट्री के अंदर में, केमिकल्स के अंदर में। तो हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के n फैक्टर्स होते हैं। और बात समझ लीजिए, इट इज़ मच ईजी, स्टडी करने के लिए, याद रखने के लिए काफ़ी ईजी है। तो मैं पहली बात करता हूँ यहाँ पर एसिड्स की। अब एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एसिड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। अरे वाह, एसिड्स एंड व्हाट, ऑक्सो एसिड्स। ना मैंने तुमको बताया ना तुमने कभी सुना, ऑक्सो एसिड कुछ नया टर्म लग रहा है अपने को। अरे हाँ वैसे भी जो पढ़ा दिया रहे 10 दिन के बाद पूछेंगे वो भी नया नहीं लगता है। पिछले जन्म में पढ़ा था सर हमने 10 दिन पहले ही जला भी खत्म हो जाता है। ऑक्सो एसिड वो एसिड होते हैं सिंपली जिसके अंदर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जी। ऑक्सीडेटिव वो एसिड होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। चलिए, तो पहले तो हम लोग सिंपल एसिड की बात कर लेंगे एक दो, उसके बाद हम लोग ऑक्सो एसिड की बात करेंगे। एग्जाम्पल ले रहे, एग्जाम्पल, या मैं पहले लिख देता हूँ ऑक्सीडेटिव n फैक्टर एसिड एंड ऑक्सो एसिड के लिए वो रहेगा नंबर ऑफ H+ आयंस, सिंपल एकदम, रिलीज बाय एसिड्स आर, एक तो इज लिखो, इज या फिर आर, एक छोड़ा है, एक हाइड्रोजन निकला है तो इज, एक साथ निकले तो आर, n फैक्टर।
ऑफ इट, चलो इट सिंपल में लिख देता हूँ, कुछ अपने को कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। किसी भी एसिड ने कितने H+ आयन निकाले वो उसका हो जाएगा एन फैक्टर। नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज इक्वल टू उसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। क्या हो जाएगा उसका एन फैक्टर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते कि हमारे पास में HCl एक एसिड है और जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हमको देता है H+ एक्वस प्लस हमको देता है क्या यहाँ पर Cl माइनस एक्वस, है ना। वही अगर मैं यहाँ पर H2SO4 ये ऑक्सो एसिड हो गया हमारे पास में, एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये देता है हमको H+ एक्वस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है राइट, और ये 4 थोड़ा नीचे हो गया, प्लस हमको मिलता है SO4 एक्वस 2 माइनस आयंस राइट। अरे हाँ, तो इस हिसाब से इसने एक H+ दिया है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा रे, एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे इसने कितने दिए हैं 2 दिए, दिख रहे हैं 2, देयरफॉर इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो भैया मुझे यहाँ पर अब ये बताओ, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, अब एग्जाम्पल 3 मेरे पास एक ऑक्साइड है H3PO4, मैं एक सिंपल चालू करता हूँ H2CO3, फिर होता है मेरे पास में H3PO4, फिर मेरे पास में H3PO3, देन H3PO2। अब मुझे बताइए कि इनका क्या होता है, इनका क्या बोलते हैं एन फैक्टर क्या रहेगा। तो सर अभी अभी आपने बताया था, यू टोल्ड मी जस्ट नाउ कि एन फैक्टर होता है H+ आयन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो 1 मिला, 2 थे तो एन फैक्टर 2 हो गया, यहाँ पे 2 है तो कितना आ जाएगा एन फैक्टर 2, 3 है तो 3, 3 है तो 3, 3 है तो 3, ये इनके क्या हो जाएंगे एन फैक्टर। बराबर है कि नहीं है। अरे हाँ रे, गलत जवाब, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आपके पास में ऑक्सो एसिड्स होते हैं, जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय पर आपको ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, और यहाँ पर एन फैक्टर निकालने के लिए आपको ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। आता कसं करायचं, साला पढ़ रहे सॉल्यूशन और उसके अंदर में ऑक्सो एसिड, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर, फिर उसका एन फैक्टर निकालोगे, मजा काय करे भाऊ, जास्त नाही होंगे लगा है, टेंशन आता ना। बट चीज़ें सिंपल होती है, वी हैव टू थिंक इट टेक्निकली, स्किलफुल वे में चलो। तो पहले तो मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका तुमको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका समझ लेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड के हमको स्ट्रक्चर बनाने हैं। हम देखते हैं कि ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 ही रूल लिखूंगा। रूल नंबर 1 के ड्रॉ वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप का मत समझ लो, और फिर भी अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो बचेगा वो रहेगा तुम्हारा सेंट्रल एटम। मैं मेटल होना जरूरी नहीं है, सेंट्रल एटम समझ लो उसको, सेंट्रल मेटल एटम नहीं बोलेंगे, सेंट्रल देखेंगे। और दूसरा फॉर्म OH कॉम्बिनेशन, या उसके पहले एक हम लोग पहले एक और चीज़ लिख देते हैं, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन एटम विथ सेंट्रल एटम, जो तुम्हारे पास में सेंट्रल एटम है ना, उसके साथ में ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना दो, किसी भी एक को, बाकी का बाद में देखेंगे। और तीसरा एक छोटा सा रूल दे देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा था लेकिन मिटा दिया। आपको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, या फिर फॉर्म OH कॉम्बिनेशन विथ सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम है उसके साथ में OH कॉम्बिनेशन बनाओ, बाकी फिर वैलेंस सेटिस्फाई कर देंगे। तो जो लिखा है वो पूरी तरीके से अभी समझेगा, वहाँ पर तो एकदम से क्लियर नहीं होगा, ये अभी समझेगा आपको। तो पहला एग्जाम्पल मैं इसमें लेता हूँ H2CO3, नाम तो पता है कार्बोनिक एसिड, अभी नाम से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल अपने को। तो मैंने यहाँ पे बना दिया कार्बन, राइट, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। जो क्या बोला मैंने, ड्रॉ वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल। अब तुम्हारे पास में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो बचता है वो क्या तुम्हारा सेंट्रल मेटल है ना, सेंट्रल एटम, राइट। कार्बन नॉन मेटल है इसलिए मैंने मेटल शब्द वहाँ से हटा दिया। तो 4 वैलेंसीज की 1, 2, 3 और 4 बन गई। फिर क्या बोला गया, डबल बॉन्ड O एटम विथ सेंट्रल एटम। मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं किया कुछ भी, अच्छा दिखा करके, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो। मेरे को जो काम का लगा मैंने सिर्फ उतने वर्ड्स लिखा हुआ है, कोई लेंथी अपने को बढ़ाना नहीं है क्योंकि उसके ऊपर में एग्जाम नहीं हो रही है। तो एक ऑक्सीजन उसमें डबल बॉन्ड करवा दो, ठीक है, डबल बॉन्ड। मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ, 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ। एक कोई भी ऑक्सीजन एटम को सेंट्रल एटम के साथ में क्या कर दो, बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड। फिर क्या बोला है, फॉर्म OH कॉम्बिनेशन विद द एटम। OH कॉम्बिनेशन में पहले बेटा तुम्हारे पास में ऑक्सीजन लगा दो। एक ऑक्सीजन चला गया, ना, कितने बचे, 2 बचे हैं। तो 1, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, अरे है ना। हाँ, अब वैलेंसी बताओ कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 हो गई। ये ज़्यादा की हो गई ना, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मेरे पास में यहाँ पे मैंने O लगा दिया, हो गई ना 4 वैलेंसी प्रॉपरली, ओके। अब 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इज दैट क्लियर, अरे समझा रहे। तो भैया अब स्ट्रक्चर बना लिया सर, आपने बोला था स्ट्रक्चर बना दो, तो हमको तो एन फैक्टर निकालना था ना, हमको क्या निकालना था, एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालते, तो हमने क्या बोला बेटा, H+ आयन रिलीज होता है ऑक्सो एसिड में से, क्या रिलीज होता है, H+ आयन। तो ये H+ आयन कहाँ से रिलीज होगा, H+ आयन उसी से रिलीज होगा जिस ऑक्सीजन के साथ में आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। समझे क्या, जिस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, या फिर जब आपके पास में OH रहेगा, उस OH से ही ऑक्सीजन निकलता है, अपने हाइड्रोजन निकलेगा, उसमें से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। अरे समझा रहे। अब आप बोलोगे सर क्या बता रहे, कुछ नया बता रहे हो क्या, तो ये नया बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसके आगे वाले एग्जाम्पल में समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लेना है यहाँ पर क्या, H3PO4 ले लेते हैं। अब फॉस्फोरस की वैलेंसी भैया कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3, 1, 2, 3। लेकिन फॉस्फोरस आपको पता रहना चाहिए पेंटा फॉर्म भी बनाता है, 5 वैलेंसी भी उसकी होती है, 1, 2, 3, 4, 5। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करवा दिया, बाकी कितने बचे, 3। तो 1, 2, 3 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है, अरे समझा क्या। और हर जगह से आपके पास में क्या होगा, यहाँ से एक H+ जाएगा क्योंकि हमारे पास में OH है ना, यहाँ से आपके पास में एक H+ जाएगा और यहाँ से आपके पास में एक H+ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इससे और लोअर साइड में, H3PO3, ये वाले को देखो अभी ना, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये इसके 3, राइट। ऑक्सीजन कितने तुम्हारे पास, 1 है, 2 है, बस ये बचे ना, 3 है ना, 1, 2, 3 हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, राइट, सही है। अब हाइड्रोजन तुम्हारे पास में 3 थे, 2 लग गए, अब एक का लगेगा, कोई हमारे पास में चारा नहीं है, बचा हुआ हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे। आता बघा, यहाँ पर OH थे, उनमें से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे 3 OH थे, इसलिए 3 हाइड्रोजन वहाँ से निकले। बट यहाँ पे कितने OH है,
दो ही OH है ना, तो कहाँ से निकलेगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, कहाँ से निकलेगा, बस वेरी गुड, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अरे हाँ रे, तो जेई में बेटा सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसका एन फैक्टर बताओ, तो आपको ऐसा बता देना चाहिए, इसका एक H+ निकलेगा, यहाँ से एक H+ निकलेगा, ये वाला लेगा क्या हम लोग, नहीं लेगा ना, और लेगा क्या हम लोग, नहीं लेगा। अब इसका बताओ बरा, H3PO2 ले लेते हैं, तो P डबल बॉन्ड O हो गया, राइट। अब ऑक्सीजन कितने हमारे पास में, दो ही है, एक ऑक्सीजन तो हमने पहले से लगा दिया, अरे हाँ गर्ल्स, और यहाँ पे एक ही रहेगा, सही है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 2 3, तो मुझे बताओ कहाँ से निकलेगा, तो बताओ इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, इसका एन फैक्टर, राइट, इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू 2 और इसका एन फैक्टर, क्या अभी समझ में आया फर्क। ऐसा होता है एन फैक्टर निकालने का तरीका एसिड के लिए। कर ला का नहीं कर ला, राइट, ये अलग कर दिया। अब बेस का देख लेते, बाकी अपने को ज्यादा देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेस का देख लेते। स्मॉल एन चाहिए, फैक्टर फॉर बेसिस, थक गया क्या। तो एन फैक्टर फॉर बेस हमारे पास में होता है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ OH माइनस प्रेजेंट इन बेस, क्या बोला मैंने, जितने OH माइनस रहेंगे बेस में, यहां पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं आएगा। और दूसरा नंबर ऑफ OH माइनस या फिर H+ आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज OH माइनस और H+। ये दूसरा पॉइंट जो लिखा है, इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम बताने वाला हूं मैं, तभी समझ में आएगा वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे देते इसके ऊपर में, एग्जाम्पल देते इसके ऊपर में। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, हमारे पास में NaOH रहेगा, एक OH है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, देन KOH है, एक OH है 1, देन MgOH कितना है ट्वाइस है तो कितना हो जाएगा 2, देन AlOH थ्राइस है तो कितना हो जाएगा 3। तो जितना OH उतना हमारे पास में हो गया। एक बात समझ में आ गया, या तो तुमको समझ में आया, क्या था कोई डाउट है, पक्का पक्का, ठीक है। अब ये दो चीज हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन बेसिस पर, आयन बेसिस पर सिंपली आयन और एटम का एन फैक्टर अगर निकालना है तो उनकी सिर्फ वैलेंसी देखो, आयंस के ऊपर में जो चार्ज है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, एटम्स की जो उसकी वैलेंसी है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, किसने कितने गेन किए, जो चार्ज उसके ऊपर में रहेंगे वो हो जाएगा उसका एन फैक्टर। वो क्या हो जाएगा उसका, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई जरूरत नहीं थी सब चीज़ों की। तो क्या है, तुमको ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन है जो मैंने कहीं तो भी देखा, तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, और वो जेई का है। किसका है वो, जेई का क्वेश्चन है। H3PO4 जब रिएक्ट कर रहा है NaOH से तो हमको देता है वो H2O प्लस देता है HPO। अब दो हो गए तो यहाँ पे तुम्हारे पास में दो रहेंगे, फॉस्फोरस एक रहेगा और ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास में 4 5, एक गया तो P4 है, बराबर है क्या, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 2 और 2 4, ठीक है, बैलेंस हो गया। अरे ठीक है ना, ओके बराबर है, बैलेंस से चेक कर लो। तो तुमको बोला गया था यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, H3PO4 का, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं इसको, H3PO4 का इक्विवेलेंट मास क्या है।
ये वाली चीज़ H3PO4 का इक्विवेलेंट मास क्या है, ये निकालो बोलते, ये निकालो बोलते। अब तक कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, देखो कैसा है। तुमको पता है H3PO4, अब H3PO4 कहाँ गया, इधर है। इसका एन फैक्टर कितना होता है 3। तो हमने पास में इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है क्या, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हमारे पास में एन फैक्टर तो हो गया 3, बराबर है कि नहीं। और मोलर मास अपने को निकालना है H3PO3 का। तो हाइड्रोजन जो है 3 है प्लस P प्लस ऑक्सीजन कितना 4, हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, फॉस्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 48। प्लस करो जल्दी से, बताओ जल्दी से, 3 + 31 + 48 कितना, जल्दी बताओ। 82। चलो 82 आपने बताया, ठीक है, सही है कि 82। 82 डिवाइड बाई 3 कितना है, 82 डिवाइड बाई 3 करो, जल्दी करो। 82 डिवाइड बाई 3 2 पॉइंट कैसे आएगा, 2 पॉइंट, हाँ 27.3 आप बता रहे हो, मैं नहीं जानता सी ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी है। तो भैया यहाँ पर हमारा जो इक्विवेलेंट मास है वो उतना हमारा आंसर आया, लेकिन ऑप्शन में सही बताया क्या, अरे यहाँ पे 16 चाहिए था, आई एम सॉरी, यहाँ पे 64 चाहिए था, राइट। अब करो बार ऐड, गलती हो गई इसमें, 98 आएगा, ठीक से प्लस करो, 64 प्लस ये कितना हो गया, 98 हो गया, आई डोंट नो, करो भी माइनस 32.6, चलो 66 जो कुछ भी है, सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है ना, तो दिमाग में वही घूम रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड दिया नहीं मैंने। अब मुझे बताइए यहाँ पर आपके पास में जो 32.66 जो कुछ भी आया है, ये 32.66 ऑप्शन में कहीं पर था ही नहीं, 32.66 ऑप्शन में कहीं पे था ही नहीं। तो आपका बहुत सारे बच्चों ने आंसर ये वाला लेके आए थे और रॉन्ग मिला था। काहे रॉन्ग मिला था, देखो यहाँ पे ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ। अब NaOH में तुम्हारे पास में क्या है, OH है, मतलब उसके पास में एक OH है, अरे है ना, बस इसी के लिए मैंने पॉइंट लिखवाया। मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ आपके पास में OH है, ठीक है। अभी इसके तरफ देखो, मैंने इसलिए ऑब्लिक करके दिया, और रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, इस OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुमको क्या लगेगा, H+ लगेगा, तभी चल के पानी बनेगा ना। तो एक OH है, भले ही H3PO4 3 H+ आयन देता होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट न्यूट्रलाइज करने के लिए, OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने हाइड्रोजन की है ना, एक OH है। तो इसमें से हमको चाहिए सिर्फ ओनली 1 H+, कितना चाहिए, ओनली एक H+ निकलेगा एक OH के लिए। तो एक H+ एक OH क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है कि नहीं, क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या बन रहा, छोड़ो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका मतलब है H3PO4 का भले एन फैक्टर 3 निकलता होगा, लेकिन वो दे कितना रहा है, एक ही हाइड्रोजन दे रहा है। सो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1, एंड देयरफॉर द आंसर इज व्हाट, 98। कर लगा तुम्हारा है, अरे समझा क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन में कोई दम था क्या, छोटा सा टेक्निक, छोटी सी स्किल, बस एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस चीज़ के लिए, तब आपको समझ में आ गया कि भैया हाँ ये चीज़ ऐसी है। अगर सिर्फ इतना ही पॉइंट बताया था, OH है, एन फैक्टर का ये इस तरीके से फॉर्मूला लिखो, आंसर ला लो, तो नहीं, आपके पास में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो जो आपके पास में प्रोडक्ट मिला उसमें वाटर के साथ देखा भैया H2O बन रहा है, क्या मतलब एक OH और एक H, राइट, उसी कॉम्बिनेशन में। तो ऑल टुगेदर हमको अब फॉर्मूला बनाना है। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर में काफ़ी बातें कर ली है, एक फॉर्मूला भी अपने को बनाना है, देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा, नॉर्मेलिटी को बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की एक साथ फॉर्मूले के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका एक ही काम रहेगा, सबसे मेन काम ये रहेगा कि आप इक्विवेलेंट मास को अलग से पहले ही निकाल लो।
आप इक्विवेलेंट मास को पहले अलग क्या कर लो, अलग से निकाल लो। इक्विवेलेंट मास अगर आपका निकल जाता है तो फिर उसके बाद में आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो, तो आपके पास में इक्विवेलेंट मास कहाँ पे आता है, इधर में आता है, वो तो आप सेपरेटली फाइंड कर लोगे। अरे हाँ ना, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसके बारे में लिखता हूँ। आपके पास है इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास में क्या होता है रे, क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दोगे गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आएगा आपका, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, राइट। और फिर डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या है, वॉल्यूम है, और आपको पता है वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या होता है, 1000, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू को यहाँ लिख देंगे अपन, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या रहेगा, इक्विवेलेंट मास, सही है ना, इनटू 1000 ऊपर जाएगा, 1000 अपॉन व्हाट, वॉल्यूम, एंड दैट इज योर व्हाट, नॉर्मैलिटी। कळलं का तुम्हाला, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मैलिटी, समझा। अरे क्लियर है क्या, कि यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया, ठीक है। ये वीडियो की टाइम लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, तो इसका जो न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर जो बेस एग्जाम्पल है, और मैं इसके साथ थोड़ा ये भी रिलेट करना चाहूँगा कि नॉर्मैलिटी और मोलारिटी में कोई रिलेशन है क्या, कोई लेना देना है क्या, तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो को हम लोग अभी यहाँ पे रोकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे नॉर्मैलिटी के ऊपर में, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और रिलेशन देखेंगे नॉर्मैलिटी और मोलारिटी के बीच का। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक अभी इतना, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।